Okay, so hello students. I would just like to start with the Glimpses of Infinity book. It is the General English Part 2 book of Semester 2 for BA BSc. And I'm going to start with the poem 1. Okay, that is the Harp of India. Now ये Harp of India में दिया क्या हुआ है, ये आपकी पहली पोएम है. जो भी लोग सेमेस्टर 2 में है, एग्जाम्स करीब है, आप सबको पता है. ओके और हम लोग ये पोएम का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. मेरा इंटेंशन ये इंट्रोडक्शन देने से एक ही चीज का बनता है कि हम लोग एक समराइज्ड फॉर्म में ये चीज को याद रखें ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा हमारा आंसर लिख सके. ओके तो हम लोग ये समरी को देखते हैं, समरी को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ चैप्टर में क्या दिया हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको एक ब्रीफ एक एक्सप्लेनेशन दूंगा. ध्यान से समझना, देन यू कैन कन्वर्ट द आंसर इन योर फॉर्म. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, The Harp of India is very interesting poem penned by an Indian poet Henry Louis Vivan Derozio. Okay, तो ये Harp of India एक poem लिखी गई है. It is an interesting poem penned by Indian poet Henry Louis Vivan Derozio. It is a well-known patriotic poem. ये एक patriotic poem है. Patriotic का मतलब क्या कि जो देश प्रेम के लिए poem होती है ना, वो वैसी patriotic poem है ये. इट इज अ नॉस्टैल्जिक पोएम. नॉस्टैल्जिक पोएम मतलब जो हमको एक सोच में डाल देती है, वैसी पोएम लिखी गई है यहाँ पे. ओके लाइक मेनी पोएम्स ऑफ डेरोजियो, द हार्प ऑफ इंडिया डील्स विद नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म. ओके तो नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म पे ये पोएम लिखी गई है. द हार्प ऑफ इंडिया इज अ सोनेट विद 14 लाइंस. शॉर्ट पोएम है, 14 लाइंस की पोएम है. पोएम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि ये पोएम जो लिखी गई है वो पोएट के नजरिए से वन साइडेड व्यू पे लिखी गई है. The poem is simple and elegant. एकदम सिंपल और स्मूथ पोएम बनाई हुई है. ओके एक प्रॉपर पोएम यानी जिसका एक्सप्लेनेशन तुरंत ही आपको समझ में आ जाए, वैसी पोएम ये बनाई गई है जो ग्लोरी को डिपिक्ट करता है. इट डिपिक्ट्स द पोएट्स लव फॉर इंडिया. ओके तो पोएट्स के लव को ये डिपिक्ट करता है. पोएम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये पोएम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. इन द फर्स्ट पार्ट द पोएट लेमेंट्स ऑन द मैग्निफिसेंट पास्ट. ओके तो फर्स्ट पार्ट ऐसा पार्ट है जहां पे पोएट जो है वो मैग्निफिसेंट पास्ट यानी पास्ट के बारे में, हमारा ग्लोरियस पास्ट जो था उसके बारे में वो बात करता है. वेयर इन द सेकंड पार्ट ही होप्स फॉर द ग्लोरी टू बी रिगेन्ड. ओके और सेकंड पार्ट में वो हमारी कंट्री की ग्लोरी को वापस आने की इच्छा रखता है कि कब हमारी ग्लोरी जैसी थी वैसी वापस आ जाए. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दो पैराग्राफ में हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं. पोएम का नाम दिया हुआ है हार्प ऑफ इंडिया. जब आप ये वर्ड हार्प को जाके समझोगे या कहीं पे आप हार्प को सर्च करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये जो वर्ड हार्प दिया हुआ है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है. ओके सो हार्प इज अ वर्ड यूज फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये वर्ड यूज होता है, राइट. एंड हम लोग यहाँ पे इंडिया की बात करें, हम लोग यहाँ पे किस चीज की बात करें कि इंडिया का जो मान लीजिए कि पास्ट और इंडिया का प्रेजेंट. अब यहाँ पे ये जो पोएम लिखी गई है ना वो ब्रिटिश रूल जब चालू था तब लिखी गई है. अब वो टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का पास्ट कैसा था, तो जब किंग्स और किंगडम का रूल था तब की बात है. और इंडिया का प्रेजेंट जहां पे वो ब्रिटिश रूल के अंदर है तब की बात है. तो दो कंडीशन, दो पार्ट को यहाँ पे कंपैरिजन आप कर सकते हो कि एक जहां पे किंग्स और किंगडम का रूल था और सेकेंड जहां पे इंडिया का ब्रिटिश रूल के अंदर जब इंडिया था तब की बात है. ओके तो अब यहाँ पे हाथ के लिए क्या दिया हुआ है, तो हाथ के लिए ये बोला हुआ है कि पोएम का अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो हाथ के लिए ये बोला गया है कि अनस्ट्रंग. अनस्ट्रंग मतलब क्या है कि ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अभी अनस्ट्रंग है मतलब यूज्ड नहीं. ओके तो जो यूज्ड नहीं है मतलब कि अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है. यूज क्यों नहीं किया होगा, बिकॉज उसके स्ट्रिंग या फिर टूट गए होंगे या फिर रिमूव हो गए होंगे. तो सेम यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है कि इंडिया का भी जो पास्ट था ओके वो अब हमारे साथ वैसा पास्ट नहीं है. हमारी कंडीशन बदल गई है क्योंकि जब हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे, जो सेकंड पार्ट में पोएम को बताया गया है कि हम लोग जब ब्रिटिश रूल के अंदर थे तब हमारा पार्ट जो था वो खराब था. और पोएट जो है वो होप करता है कि हमारी ग्लोरी जो है वो वापस से आ जाए. ओके तो ये वर्ड आप लोग याद रखना, अनस्ट्रंग. यानी हाथ को किससे कंपैरिजन किया गया है, अनस्ट्रंग. क्या अब हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो ग्लोरी है वो खत्म हो चुकी है. The poem deals with the pathetic plight of the people of India who were under the clutches of the cruel British rule. और यहाँ पे जो पोएम है वो किससे एक तरह से पैथेटिक प्लाइट ऑफ द पीपल उसको डिस्क्राइब करता है.
ओके, जो लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे तब की बात है ये। द पोएम सेलिब्रेट्स द ग्लोरियस ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट में, स्टार्टिंग के पार्ट में वो ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, देन सेकंड पार्ट में वो ब्रिटिश रूल के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट पार्ट में जब वो ग्लोरियस पास्ट के बारे में बात करता है, द पोएम स्ट्रेचेस दैट इंडिया हैड अ ग्लोरियस पास्ट, इंडिया हैड अ ग्रेट पोएट्स, साथ ही साथ वो क्या बात करता है, ग्रेट पोएट्स, ये जो हमारा कंट्री था वो ग्रेट पोएट्स का बना हुआ था। दे sang the melodious tunes, the poet mourns over its loss of the British rule. See, Britishers were here just to trade. Okay, वो लोग यहाँ पे कंट्री में क्यों आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। उनको ये पोएम से, सिंगिंग से, आर्ट से, कल्चर से कोई मतलब नहीं था। ओके, तो उन्होंने कभी भी इसको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक ही चीज को मोटिवेट करने की कोशिश की जहां से उनको पैसा मिलता था। द पोएम एंड्स विद द होप दैट इंडिया विल रिगेन द ग्लोरी, और पोएट एक होप में है कि इंडिया को हमारा जो फ्रीडम है वो वापस से मिल जाए, इंडिया की ग्लोरी जो है वो वापस से मिल जाए, वो ये पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है। द पोएट यूजेस द हार्प एज अ सिंबल ऑफ द इंडियन पोएट्स। ओके, यहाँ पे पोएट यूजेस द हार्प, अब यहाँ पे पोएट ने हार्प क्यों यूज किया हुआ है, इट इज अ सिंबल ऑफ द इंडियन पोएट्स, इंडियन पोएट्स के लिए यूज किया गया है। कि जैसे इंडियन पोएट्स की जो कंडीशन है कि पहले जब एक ग्लोरियस हमारा इंडियन पास्ट था, इंडिया का पास्ट था, तब ये जो कंट्री था, ये जो धरती थी, वो पोएट्स की धरती थी, यहाँ पे बहुत सारे पोएट्स हो गए थे। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये सारे के सारे पोएट्स एक साथ शांत हो गए। समझने की कोशिश कीजिए, उनके उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो निकाले नहीं उन्होंने, वो क्या हो चुके थे, अनस्ट्रंग हो चुके थे अभी तक उसमें, यानी उन्होंने कुछ भी गीत या जो उनका ट्यून था वो बजाया नहीं था। और इसके लिए वो हाथ के लिए जो स्टार्टिंग में वर्ड जो था, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, दैट वाज अनस्ट्रंग। ओके, तो क्योंकि अभी तक हाथ पे जो था वो यूज नहीं किया हुआ था, एंड इसके लिए यहाँ पे ये जो हार्प है, दैट इज द सिंबल ऑफ द इंडियन पोएट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, द हार्प इज अ सिंबल ऑफ इंडियन पोएट्स, इट आल्सो रिप्रेजेंट द इंडिया लॉस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ओके, जब हमारा एक पहला पार्ट था जहाँ पे ग्लोरियस इंडिया था, तब वो आर्ट और लिटरेचर का कंट्री था। अब बाद का जो कंट्री दिया हुआ है, दैट इज द आर्ट एंड लिटरेचर के बिना का इंडिया है वो, जहां पे ब्रिटिश रूल है, और जहां पे ब्रिटिश रूल को क्या करना है कि खुद के हिसाब से कंट्री चलाना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री चलाना है। द पोएट मेंशंस दैट इंडियन पोएट्स वर फेमस अर्लियर, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि पोएट यहाँ पे क्या बताते हैं कि इंडियन पोएट्स जो थे वो पहले बहुत फेमस थे, बट दे आर सफरिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। लेकिन आज का टाइम क्या है कि ब्रिटिश रूल के अंदर उनको सफर करना पड़ता है। द साइलेंट अनस्ट्रंग हार्प lying neglected is a metaphor for the present condition of neglect in which country now lies. Okay, तो यहाँ पे अब जो हार्प जो है वो अनस्ट्रंग हो चुका है, पहले हार्प अच्छा चलता था, अब हार्प जो है वो अनस्ट्रंग हो चुका है, साइलेंट हो चुका है। दैट मीन्स क्या है कि इंडिया के जो आर्टिशियंस है, इंडिया का जो कल्चर है, उसको निग्लेक्ट किया हुआ है। द हार्प रिप्रेजेंट्स द इंडियन पोएट्स, कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट एंड लिटरेचर। यहाँ पे हार्प का मीनिंग क्या है, तो वो इंडिया के पोएट, कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट और लिटरेचर को रिप्रेजेंट करता है। द लॉस ऑफ दिस एलिमेंट इन इंडिया फॉर्म्स द आउटलाइन ऑफ द पोएम, एंड दिस इज द थिंग। ओके, ये आप समझ लीजिए, ये समरी समझ लीजिए, इसके हिसाब से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा, और हमारे जो वीडियो को है आपने एंड तक देखा, उसके लिए वेरी मच थैंक यू।